अस्सलामुअलैकुम। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2012 42.5। ये पहले चेक करो कि अगर ये पेपर हमारी रीड एंड राइट वाली बुक में है तो मुझे उसका पहले रेफरेंस दे दो। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं बताओ क्या ये क्वेश्चन हमारी रीड एंड राइट में है? जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा, सब लोग ये वाली वर्किंग देखो और मुझे डेफिनेशन बनाकर दिखाओ। तुम लोग नोट से भी देख सकते हो कि टेस्ला की डेफिनेशन क्या थी। अब टेस्ला की डेफिनेशन बनाओ। मैंने पूरी वर्किंग शो की है ताकि रिकॉल भी हो जाए। वन टेस्ला इज द, लिखो, बल्कि लिखने का पेपर तो ये क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा ना, तो ओरल कर लेते हैं। वन टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड which will apply a force of 1 Newton on a conductor carrying 1 ampere current and of length 1 meter, which is placed perpendicularly in a uniform magnetic field. A horseshoe magnet is placed on a balance. A stiff metal wire is clamped horizontally between the pole as illustrated. The magnetic flux density in the space between the poles of the magnet is uniform and it's zero outside this region. The length of the metal wire normal to the magnetic field is 6.4 centimeter. When a current in the wire is switched on, the reading on the balance increases by 2.4.
फोर्स बढ़ रही है, करंट इन द वायर इज 5.6 एम्पियर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द करंट। अब ये कैसे होगा, नीचे जो मीटर रखा हुआ है ये वाला, इस पे फोर्स बढ़ रही है, इस पे फोर्स बढ़ने का मतलब ये है कि इस पर जो फोर्स यहां से आ रही है वो डाउनवर्ड है, तभी तो फोर्स ज़ाहिर बढ़ेगी, ये रिएक्शन फोर्स है। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड होगी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन पढ़ाया था, तो इस पे फोर्स अपवर्ड आ गई। तो आंसर क्या होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स इज अपवर्ड। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और वो भी मेंशन कर दो कि रिएक्शन फोर्स है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। चलो अब फॉर्मूला लगाओ पार्ट 2 के लिए। ये फॉर्मूला है, ऐसा करता हूं कि इसका ना वेट बना लो, इसका वेट बनाओ, वेट बनेगा फोर्स, ये करंट है, ये एल की वैल्यू है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू बी आई एल, साइन थीटा में थीटा 90 कर दो। हाँ, फोर्स रिएक्शन फोर्स है ना, जो जो फोर्स तार पे लग रही है वो अपवर्ड है, और जो नीचे बैलेंस पे लग रही है वो डाउनवर्ड है। हमें निकालना है बी। जल्दी से सारा डेटा पुट करो, मैंने डेटा सारा हाईलाइट कर दिया। ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, एक बच्चे के पास आ रहा है 66 टेस्ला, लेकिन नंबर बड़ा लग रहा है। किसी और ने अगर कैलकुलेट किया है 2.4 ग्राम है, ग्राम को पहले केजी बनाओ और फिर इंटू 9.81 करो, उससे फोर्स आएगी। सब लोग कैलकुलेट करो ना यार, ये तो बहुत अजीब सी बात है कि अब सारे लोग कैलकुलेट करें।
लो फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये उस पे चला गया आरएमएस। ये चैप्टर अभी हमें शुरू करना है, तो ये वाला चैप्टर अभी हमने किया नहीं है। चलो, जून 2012 41 का 7। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 इन रीड एंड राइट, ठीक है। ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है 42, इनके पास जो बुक है, अपनी इनकी बुक में देख लीजिएगा। और कहता है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल copper wires A and B are clamped vertically. The wire pass through holes in a horizontal sheet of card PQRS as shown. There is a current in wire A in the direction shown. Draw 4 field lines in the plane PQRS to represent the magnetic field to the wire. हाँ, राइट एंड थंब रूल लगा लो। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। जी बिल्कुल, हमें जो सर्कल बनाने हैं वो इंक्रीजिंग सेपरेशन पे बनाने पड़ेंगे।
A direct current is now passed through wire B in the same direction as that in wire A. The current in wire B is larger than current in wire A. Draw an arrow in the plane PQRS to show the direction of the force on wire B due to the magnetic field produced by the current in wire B. वो असल में ना दोनों पे, अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन कह रहा है, तो जब करंट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो वायर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। ये आपको धोखा देना चाहता है लार्जर करंट से। करंट लार्जर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो बराबर होगी, लेकिन वो एक एरो लगाने को कह रहा है तो एक लगा दो। पार्ट 2 पढ़ो। Wire A also experiences a force. State and explain which wire any will experience the larger force. तो ये आपको धोखा दे रहा है। मैंने आपको समझाया था कि नोट्स में कि दोनों फोर्सेस हमेशा बराबर होती हैं। तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द टू फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब आ जाओ पार्ट नंबर सी पर। The direct currents in wire A and B are now replaced by sinusoidal alternating currents of equal peak. अच्छा, ये फिर उसमें चला गया। बस बी पार्ट 1 में वो तो एरो बनाना है, उसमें क्या बताऊं? उसमें तो देखो ना, तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जब दो तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों तारें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो अट्रैक्शन दिखानी है तो अट्रैक्शन तो ऐसे ही दिखाओगे ना। वायर बी पर अगर अट्रैक्शन दिखानी है तो एरो जो बनेगा वो टूवर्ड्स ए बनेगा। अब ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये एसी सर्किट पे है, तो इसको फिर अभी हम छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, A2 में 41, 42, 43 तीनों पेपर अलग नहीं होते, दो सेम, मतलब दो पेपर मैच करते हैं, एक डिफरेंट आ जाता है, तो टोटल दो पेपर अलग होते हैं, और वो जो एक अलग होता है वो दूसरे के साथ मैच हो रहा होता है। तो तुम इसकी डायग्राम भी देखना, फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं मैं। जल्दी से इसका ईयर अपनी रीड एंड राइट में क्वेश्चन लोकेट करो।
A proton of mass m and charge plus q is traveling through a vacuum in a straight line with a speed v. It enters the region of uniform magnetic field of magnetic flux density b. The magnetic field is normal. Normal का मतलब है 90 degree to the direction of motion of the proton. Explain why the path of the proton in the magnetic field is an arc of a circle. 2 मार्क्स दे रहा है इसके. नवंबर 2012 43 का 1. जरा इसको सॉल्व करें. Why the path of the proton in the magnetic field is an arc of a circle. आप एग्जामिनर को बताओगे कि जब चार्ज पार्टिकल जब प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से इट विल फॉर्म आर्क ऑफ अ सर्कल. The angular speed of the proton in the magnetic field is omega. Derive an expression for omega in terms of B, Q and M. ये वो मशहूर डेरिवेशन है. आप एग्जामिनर को बोलोगे कि जो तुम्हारी मैग्नेटिक फोर्स है वो आएगी सेंट्रीपिटल. तो तुम क्या लिखोगे? क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. और इसको फिर तुम सिंप्लीफाई करो, थीटा को 90 कर दो और क्यू वी बी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अगर ओमेगा को सब्जेक्ट बनाए बस v को हटाना है तुम लोगों को, बाकी तो काम हुआ वह. याद रखना v इज इक्वल टू ओमेगा आर एक फॉर्मूला होता है, वो लगा दो इसमें. हेलो.
अस्सलाम। इसको मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। अब लेफ्ट साइड पे ओमेगा स्क्वायर है और इधर एक ओमेगा है, तो एक ओमेगा ओमेगा काट दो। ये डेरिवेशन सारी क्लास में करवाई नहीं है, आप वहां से भी देख सकते हो। एमआरआई हमारे कोर्स में अब नहीं है। बेसिकली उसका जो ये वाला फॉर्म है सारा, ये हम हटा रहे हैं क्योंकि अब ये हट गया। चलो अब ये वाला करते हैं। ये वाला ईयर नंबर निकालो और मुझे देख के बताओ अगर तुम्हारे पास इसका कोई वो है रेफरेंस। इसका अगर ईयर नंबर मिला हो तो मुझे बताइएगा। State the relation between magnetic flux density B and magnetic flux phi, explaining any symbols you use। तो B और phi में जो रिलेशन है उसमें फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू NBA
साइन थीटा, इसने बगैर लाइन वाला एरिया भी दिया हुआ है, सो यू कैन पुट सम डायग्राम देयर। तो ये वाली इसने कहा कि सबका मतलब बता दो। फाई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए का मतलब है एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड द फाई। A large horseshoe magnet has a uniform magnetic field between its poles. ये तुम्हें नजर आ रही है डायग्राम। The magnetic field is zero outside the space between the poles. बाहर जाके फील्ड वैसे तो जीरो नहीं होती, लेकिन as usual ये इनकी मशहूर assumption है। A small Hall probe is moved at constant speed along a line xy that is midway between and parallel to the faces of the pole of the magnet. लंबी लंबी इंग्लिश लिखी हुई है, पहले पूरी पढ़ लो। हॉल प्रोब को लेके ना सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, चलो इसको यहीं से देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। सवाल तो पूरा आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, और आप अगर आपके पास पैरेलल एक और डिवाइस है तो आप रो पेपर पे भी खोल सकते हैं। An EMF is produced by the Hall probe when it is in the magnetic field. ये जो हॉल प्रोब बनाता है, the angle between the plane of the probe and the direction of the magnetic field is not varied. On the axis, sketch a graph to show the variation with time t of the EMF VH produced by the Hall probe. क्वेश्चन पढ़ो और तुम्हें स्केच बनाना है। मैं क्वेश्चन को यहां से भी शो कर देता हूं। सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट द पीडीएफ अगेन, थोड़ा इसमें हैंगिंग का मसला आ रहा है।
ये वाला क्वेश्चन है, और अगर आपको टॉपिक हॉल प्रो वाला याद है तो पहले आप इसको पढ़िएगा, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका ग्राफ बनाना है मुझे। इसका ये हॉल वोल्टेज है। चलो यार, अब इसका स्केच बनाने में हेल्प करो। अब ये उसने बोला है कि अगर आप इस पार्ट को गौर से पढ़ेंगी तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से ये स्पीड कांस्टेंट है। अब जैसे एक बच्चे ने पिक कर लिया कि स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं होगा वहां तक जीरो रहेगा। उसने खुद बोला है ना कि आउटसाइड द सॉलिड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट्स जीरो। कुछ ऐसी शेप बनेगी, इसको देखिएगा। लॉजिक बड़ी सिंपल है। जैसे एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये इसके बीच में चलेगा इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो जो मैग्नेटिज्म बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो सॉरी वोल्टेज बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा। जब ये बाहर निकलेगा तो एकदम जीरो हो जाएगा, तो ऐसे आएगा, यू आएगा, और यू करके जीरो हो जाएगा। तो फिर अगला इसका जो अगला पार्ट है वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो फैराडे लॉ पर है। फैराडे लॉ अभी मैंने कराया नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।